नाउ फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सेपरेट अमेंडमेंट्स होते हैं। कभी अमेंडमेंट हो गया कि इसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो फिर से अमेंडमेंट हो गया। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा टैक्स स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली था, बट अभी कुछ अमेंडमेंट आया कि जीएसटी आ गया। फिर हमारा जुडिशियल स्ट्रक्चर प्रॉपर्ली था, बट कुछ अमेंडमेंट है कि एनजीएससी आ गया। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हमें लगता है सोसाइटी चेंज होती है, इकोनॉमिक्स चेंज होती है या सिस्टम चेंज होता है, तो हमें लगता है कि कुछ अमेंडमेंट्स होने चाहिए। तो वो अमेंडमेंट ऐसा तो नहीं है सरकार आज आया उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल कर दिए सडनली, ऐसा नहीं होता है। तो सरकार क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करती रहती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर होता है कि आज फर्स्ट अमेंडमेंट किया, फिर सेकंड अमेंडमेंट करेगी, फिर थर्ड अमेंडमेंट करेगी। तो सरकार इस तरीके से अमेंडमेंट्स करती है जिसकी वजह से आगे चीजें चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करो जीएसटी की, तो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस लाने थे जीएसटी के अंदर ही, तो सरकार ने अमेंडमेंट किया जिसकी वजह से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर जो होता है, जो हम जीएसटी पे करते हैं वो कर पाते हैं। ऐसे नहीं कि आउटराइटली सरकार ने रात ओवरनाइट ही बोल दिया कि कल से ये एप्लीकेबल होगा, नहीं। पार्लियामेंट के अंदर बकायदा उसकी बहस होगी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, उसमें सब अपने व्यूज प्रेजेंट करेंगे। व्यूज प्रेजेंट करने के बाद देन सर गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन कि ठीक है अभी हमें इसके अंदर अमेंडमेंट लेके आना है, तो वो गवर्नमेंट इस तरीके से उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आएगी। सो दैट इज द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इसमें लोकसभा की क्या सेपरेट पावर है, राज्यसभा की अगर क्या पावर है तो क्या है, जॉइंट में अगर हम देखेंगे तो क्या पावर है, दैट वी विल कवर इन द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, देन नेक्स्ट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सी, अगर आप किसी इंसान का बोलते हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो, हर तरीके से देते हो, नाम, फैमिली, कहाँ से बिलोंग करते हो, कॉलेज कहाँ से की, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो कहाँ से की, जॉब कर रहे हो तो क्या वर्किंग है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन कई बार आपको बोलते ना अपने बारे में बताइए, पर्सनालिटी के बारे में बताइए, तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि आप हार्ड वर्किंग हो, डिसिप्लिन हो, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि हम पंक्चुअल हैं, ठीक है। कुछ बोलते हैं कि हम स्किल्ड हैं, कुछ बोलते हैं कि हमारी इंग्लिश अच्छी है, कुछ बोलते हैं कि हमारी लैंग्वेज पे अच्छी कमांड है, कुछ बोलते हैं हम डांस में अच्छे हैं, हमारी हॉबी ये है, कुछ लोग बोलते हैं हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है। तो ये क्या होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंसान, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्सन होता है। तो सिमिलरली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए होंगे कि वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कुछ भी हो जाए वो वायलेट नहीं हो सकते। जैसे कि फॉर एक अगर एग्जांपल, एक बंदा अगर या एक पर्सन अगर हार्ड वर्किंग है, ठीक है, तो ये उसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर कुछ भी हो जाए वो उसकी बेसिक स्ट्रक्चर कभी वायलेट नहीं होगी, चाहे वो अमेरिका रह रहा हो, चाहे वो इंडिया रह रहा हो, चाहे वो जापान रह रहा हो, या वो कहीं भी रह रहा हो। सो इसको हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर कि भाई ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर कभी नहीं हो सकती। जैसे दाल के अंदर अगर तड़का लगाते हैं तो कुछ स्वाद होता है, वो लगता है कि वो बेसिक है, वो होना ही चाहिए, अगर वो नहीं हो तो दाल का खाने का कोई मजा नहीं है। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, अगर वो बेसिक प्रिंसिपल फुलफिल नहीं होते हैं तो कुछ मतलब वो उनको हम वायलेट नहीं कर सकते हैं। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है या गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेके आ रही है, तो वो ये मेक श्योर करती हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनको नुकसान ना हो, बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। वो इसी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट करती है। इट शुड मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट शुड मेंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इसको भी हम करेंगे, लेकिन हम इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि ये हमारे मेंस के अंदर हेल्पफुल हो। मतलब हम देखो गाइस, प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम सेपरेट होते हैं, लेकिन उनकी कभी भी प्रिपरेशन सेपरेट नहीं हो सकती है। अगर आप प्रीलिम्स के लिए अपना कॉन्सेप्ट अच्छे कर लें, स्ट्रॉन्ग कर लें, तो आपको मेंस में भी हेल्पफुल करेंगे कि आप उनको आंसर राइटिंग के अंदर कैसे लिखते हो, वो हम प्रैक्टिस करेंगे, हम धीरे धीरे उसके बारे में प्रैक्टिस करेंगे। बट हमें ये है कि हमारी जो बेस, हम प्रीलिम्स के जो सवाल हम यूज कर रहे हैं या प्रीलिम्स का नॉलेज हम यूज कर रहे हैं, उनको हम मेंस के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं। फर्स्ट हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। तो हमारे कॉन्सेप्ट अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का कहीं यूज कर रहे हैं, GS2 में अगर यूज कर रहे हैं या GS4 में यूज कर रहे हैं,
लेकिन जब तक हमें उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हम कैसे यूज करेंगे? सो फर्स्ट वी हैव टू नो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, इसी के बाद हम इसको यूज करेंगे आंसर राइटिंग के अंदर। एंड मैं आपको सिखाऊंगी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को आंसर राइटिंग के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हो। आई विल टीच यू कि आप फैक्चुअल नॉलेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो आंसर राइटिंग के अंदर। ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन पहले आपको हमें सिलेबस कंप्लीट करना होगा। पहले हमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस डिस्कस करने होंगे कि हाँ इस तरीके से पूछे जाते हैं। धीरे धीरे चलेंगे तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी। Now, next. अब आता है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंदर आएगा कि गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, किस तरीके से हमारी सरकार चलती है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमारा प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है तो प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुआ और कल से सब जगह राज चालू हो गया, नहीं। ऑलरेडी सेंटर पे, स्टेट पे कुछ उनके रिलेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं? कोई वॉर हो रहा है तब क्या रिलेशन होता है सरकार का सेंटर और केंद्र और राज्य सरकार का क्या रिलेशन होता है आपस में, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट का क्या रिलेशंस होता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उनमें किस तरीके से काम किया जाता है, क्या सोल्यूशन होता है, ये हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो देन सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले आएगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमें पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है वो हम कैसे डिस्कस करेंगे कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, हमारी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर वो पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से अडॉप्ट होते हैं या हम किस तरीके से उनको अडॉप्ट करते हैं रूल्स एंड गवर्निंग मेकिंग प्रोसेस के अंदर। तो ये जो आएगा दैट इज अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि हमारी फेडरल पॉलिटी है। अगर आप देखो कि सेंटर की अलग पॉलिटी, स्टेट की अलग पॉलिटी, तो हमारी एक फेडरल पॉलिटी है। तो फेडरलिज्म क्या होता है? अब अगर बात देखो, अगर आपको याद हो तो पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी, फिर नीति आयोग हो गया, उसको एबॉलिश करके नीति आयोग बना दिया। नीति आयोग के अलग अलग प्रिंसिपल हुए। तो कोई फेडरलिज्म के लिए किया होगा ना। सेंटर पे प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट पे चीफ मिनिस्टर है, लोकल पे ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत जो होते हैं वो फॉलो करती है। तो ये फेडरलिज्म ही तो है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फेडरलिज्म सिस्टम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो किस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, दैट विल कम अंडर फेडरल सिस्टम। तो फेडरल सिस्टम के अंदर हम ये चीज डिस्कस करेंगे। ओके, देन सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब है कि सेंटर का स्टेट के साथ कैसा रिलेशन है। कैसा रिलेशन हो सकता है सेंटर का स्टेट के साथ? कुछ आर्टिकल वाइज होगा। वाटर डिस्प्यूट्स आप देखते हो, अगर आप देखते हो कि दो स्टेट्स के अंदर लड़ाई हो रही है या सेंटर का क्या उसके अंदर हो रहा था, जैसे कि आप तेलंगाना आंध्र प्रदेश देखिए, अगर है अलग हो रहे हैं, उनकी कैपिटल क्या बनेगी, सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है, सेंटर किसी स्टेट को कैसे अलग कर सकता है। जैसे उत्तराखंड यूपी को किया, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को किया, तो क्या किस सेंटर की उसके अंदर क्या पावर होती है। ऐसा तो नहीं है कि सेंटर डिसीजन लेगा और ओवरनाइट ही चेंज कर देगा, नहीं। स्टेट्स कुछ अपोज भी करते हैं, तो उस अपोज का क्या सिस्टम रहता है, ये सब चीजें जो आगे वो आपकी डिस्कस होगी सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर। इसमें हम मोस्टली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। क्यों करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे? उसके अंदर हमें पता चलेगा कि वाटर डिस्प्यूट्स क्या है, वाटर डिस्प्यूट्स हो गया, आपका गवर्नेंस से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट्स हो गया, ठीक है, या फिर आपका मान लो कोई एक्ट पास हुआ है, कोई कैपिटल बनाना है, जैसे अमरावती और हैदराबाद का जो इशू चल रहा है, कैपिटल कौन सी होगी, देन क्या डिसाइड किया, सेंटर ने क्या डिसाइड किया, क्या रूल्स बनाए उसके लिए, वो सब चीजें हम देखेंगे। फाइनेंशियल मैटर इंपॉर्टेंट होता है। टैक्स आप कहीं पे कर रहे हो, कहीं आप जीएसटी पे कर रहे हो, तो वो सब किसके डिपार्टमेंट में जाता है, सेंटर में, स्टेट में। अगर हमें कहीं से स्कॉलरशिप मिल रही है या हमें स्टेट को कहीं से ग्रांट्स मिल रहे हैं, तो वो कहाँ से जा रहा है, वो किसके पास ज्यादा पावर है कि वो सेंटर दे रहा है या स्टेट दे रहा है। सो दैट वी विल कवर इनटू सेंटर स्टेट रिलेशन। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मोस्टली हम डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैटर, क्योंकि अगर ये सेंटर स्टेट का इंपॉर्टेंट है तो ये हमारा इकोनॉमिक्स में भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक।
ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन सिर्फ पॉलिटी में नहीं बल्कि इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें चेंजेस आते हैं रेपो रेट के अंदर, या आरबीआई जो भी चेंजेस करता है, या गवर्नमेंट कोई टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करती है इन्फ्लेशन से रिलेटेड, वो सब सेंटर को किस तरह, स्टेट को किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम डिस्कस करेंगे सेंटर स्टेट रिलेशंस के अंदर। नाउ इंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस का मतलब होता है कि स्टेट का आपस में किस तरीके से रिलेशंस है। स्टेट्स का भी आपस में एक दूसरे से रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर डिस्प्यूट्स की अगर आप बात करें तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में अगर आपने सुना हो फ्रेंड्स, तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो होता है वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था जो कि अभी तक नहीं सॉल्व हुआ है। इंडस वाटर डिस्प्यूट अगर सुना होगा, ये तो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन में आता है, बट स्टिल कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स के अंदर 4 स्टेट्स इन्वॉल्व थे, गोवा, तमिलनाडु, केरला, ठीक है। तो क्या पावर थी किसके हाथ में, किस स्टेट को कैसे ज्यादा मिलेगा, वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट हो गए। अब 4 स्टेट्स के अगर डिस्प्यूट हो रहा है, अगर मान लीजिए घर में 4 बच्चों के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, तो मेन हेड कौन है, या फादर या मदर, वो दोनों आएंगे, वो दोनों डिस्प्यूट को सॉल्व करेंगे। तो उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर अगर डिस्प्यूट चल रहा है तो उनको कौन सॉल्व करेगा, उनको सॉल्व करेगा सेंटर आके उनके डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। देन द डिस्प्यूट्स विल बी सॉल्व बाय बिटवीन द स्टेट्स। तो उसके अंदर इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाई जाती है। अब इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि उसका हेड जो है वो स्टेट को ही बना दिया जाएगा, अबव किसी को बनाया जाएगा ना। हमारा हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है, इधर फादर और मदर, बच्चे जो है वो स्टेट की तरह होते हैं। सेंटर जो होगा वो कौन होगा, मदर और फादर, पेरेंट्स। तो वो किस तरीके से उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं अगर बच्चों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, दैट वी विल कवर अंडर इंटरस्टेट रिलेशंस। ये इंटरस्टेट और सेंटर स्टेट आपका इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नेंस में भी इंपॉर्टेंट है, नॉट इन पॉलिटी बट गवर्नेंस, कि सरकार जो गवर्न कर रही है, रूल कर रही है, उसमें ये दोनों रिलेशंस कैसे इंपॉर्टेंट है वो सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट के अंदर कवर करेंगे। नाउ इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन की अगर बात करें तो सबसे पहले आएगा कि जैसे मान लो कहीं वॉर हो जाता है हमारे इंडिया या लेट्स से नेबरिंग कंट्रीज के बीच में, जैसे इंडिया पाक वॉर हुआ, तो सरकार क्या करती है, किस तरीके से डील करती है, क्योंकि हमारी जो मैन पावर होती है या हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं तो वॉर को दूर करने में लगे रहते हैं। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट के पास क्या पावर होती है, या क्या स्पेशल राइट्स होते हैं, या क्या प्रिविलेजेस होती हैं जो उनको सही करती है। ऐसे ऐसे कौन से, जैसे कहते हैं ना हमारे घर में कुछ फंड्स होते हैं, इमरजेंसी फंड, हम भी अपने वॉलेट के अंदर कुछ इमरजेंसी रखते हैं कि ये इमरजेंसी के लिए काम आएगा। कई लोग अगर दिल्ली से हैं तो मेट्रो में ट्रैवल करते वक्त 2 कार्ड रखते हैं कि इमरजेंसी कार्ड है, क्योंकि अभी इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो ये यूज करेंगे। तो सिमिलरली इमरजेंसी प्रोविजन में गवर्नमेंट के पास भी ऐसे बहुत सारी पावर और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ पावर्स होती है, स्पेशल पावर, जो कि जब इमरजेंसी आती है वो उनको यूज करते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स जो हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में अगर हमने जैसे बात करी थी पिछले यहाँ पे, तो हमने देखा था, मैंने आपको बोला था कि ये आर्टिकल 32 है, ये इसको बचाता है फंडामेंटल राइट्स को। तो जब इमरजेंसी आती है तब क्या होता है, तब उन फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, तब फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ वायलेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये सब बातें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इमरजेंसी प्रोविजन के अंदर। ओके तो ये टॉपिक इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इस तरीके से इंपॉर्टेंट है, और मेंस में हम इसका यूटिलाइज करेंगे अगर हमसे कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपको ये आइडिया होएगा कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके